रविंदर बाबू बेलवार हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचार और सिद्धांत से प्रभावित होकर के इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी ने इनको सदस्यता ग्रहण कराए हैं। इसी के इसी में हम लोग इनका अभिनंदन आदि करने जा रहे हैं। और हमारे आलोक जी हैं, एडवोकेट हैं, ये प्रदेश के महासचिव हैं जी, एडवोकेट एथिका हैं, महासचिव हैं। इनको भी हम लोगों को सम्मानित करना है। हमारे आईटी सेल का कहाँ गए? ए राहुल जी, आईटी सेल का किधर गए? मुन्ना जी क्या है? कमुना जी आइएगा। डॉक्टर मुन्ना है। इसी के संदर्भ में हम लोग यह कार्यक्रम रखे हुए हैं और आप सभी को इसी में हम लोग आमंत्रित किए हैं कि बेलवार साहब का हम लोग स्वागत करें। और इसके बाद आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मोतिहारी पूर्वी चंपारण के इस कार्यक्रम में, और आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे रविंद्र बेरवार जी का हमारी पार्टी में हम लोग जिला स्तर पे इनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी मीडिया बंधुओं का भी हम लोग आज पहली बार हमारा ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम आप सबका भी स्वागत कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष गार्जियन यहाँ पे मिश्रा जी हैं, हमारे साथ धर्मीधर मिश्रा जी, और हमारे नए आईटी सेल के जिला अध्यक्ष भी आज नियुक्त हुए हैं, उनसे भी आप लोगों को परिचित कराएंगे। मुख्य उद्देश्य लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हमारे पार्टी का यही है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहारी अस्मिता और बिहारी जो इतिहास है उस गौरवशाली इतिहास को वापस लेके आना, युवाओं के अंदर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से एक नई सोच देना। आज हर राजनीतिक पार्टी ये कह रही है कि बिहार में इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगता है क्योंकि बिहार में कोई शिपमेंट का व्यवस्था नहीं है, कोई समुद्र किनारे बसा हुआ ये राज्य नहीं है। तो पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे पंजाब हो गया, वो कहाँ किसी समुद्र के किनारे बसा हुआ राज्य है। आज भी हम पिछड़े हैं। पिछले लगभग 25-30 वर्षों से जिस उम्र में हम लोग युवावस्था में आए उस उम्र से हम लोग यही देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ दो ही नेताजी लोग हमें दिख रहा है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी की सरकार को हमने देखा है, और बदल बदल के यही लोग आते और जाते रहते हैं। तो मेरा आज अपने गार्जियन धर्मीधर मिश्रा जी और रविंदर बेरवार जी के साथ मुझे मंच साझा करने का अवसर मिला है। तो इसके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि हमारी पार्टी एक नई विचारधारा के साथ, एक नई सोच के साथ आम जनता का विश्वास जीतने के लिए और आम जनता के बीच पहुँचने के लिए हम सब तैयार हैं। और इस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री विजन के माध्यम से बिहारी अस्मिता को वापस लाना और बिहार में उद्योग के नए सिरे से नई तरीके से इसकी शुरुआत कराना और एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के विज़न के साथ चलना, यही हमारा उद्देश्य है। और ज़िले में बहुत मजबूत संगठन हमारे अध्यक्ष महोदय धर्मीधर मिश्रा जी के सहयोग से, आशीर्वाद से पहले से है, उस संगठन को और मजबूत बनाना हमारा धर्म है और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही साथ रविंदर बेरवार जी के हमारे संगठन और पार्टी में जुड़ने से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के प्रति इनका जो विश्वास इन्होंने दिखाया है, और उम्मीद है कि इनके आने से हम पार्टी पूर्वी चंपारण और भी मजबूत होंगे और बहुत जल्द हम लोग इस पार्टी के साथ पूर्वी चंपारण में और भी मजबूती से विस्तारीकरण भी करेंगे। तो पुनः आप सभी का स्वागत है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए भी मैं तैयार हूँ, और मैं इंट्रोड्यूस करूँगा हमारे आईटी सेल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना सिंह जी से। ये हमारे आज ही नियुक्त हुए हैं और इनका हम लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रश्न आप लोग का हो तो आप लोग लोगों को पता है कि केसरिया विधानसभा से पिछला चुनाव लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था, क्योंकि कोई पार्टी मुझे समझ में ढंग से आई नहीं। बेसिकली जो करप्शन लेवल है उस करप्शन को देखते हुए टिकट खरीदना मेरे लिए अच्छा नहीं लगा मुझे कि भाई टिकट खरीदो तो करप्शन की शुरुआत करो। तो वो चूँकि एक बाइंडिंग था मेरे लिए, मोरल एक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि अगर करप्शन दूर करना है तो करप्शन से शुरुआत नहीं कर सकते आप। तो मैंने काफ़ी देर तक विचार किया। चुनाव के बाद भी मैंने सोचा समझा, कई पार्टियों को देखा, कई पार्टियों से कॉल भी आई लेकिन फिर मैं चिराग से मिला। मुझे बोला गया कि आप यहाँ पे लोकली ज्वाइन कर लीजिए,
लेकिन जब तक मैं चिराग पासवान जी से नहीं मिला तब तक मुझे पूरे विज़न क्लियर नहीं था। हाँ, यहाँ वाले हैं, उनसे आपसी दिल्ली में पार्टी मिला, का मैं हुआ। दिल्ली में मिलने के बाद फिर मैं पटना में भी मिला, राजू तिवारी जी के विचारों से अवगत हुआ और सब करते हुए फिर मुझे समझ में आया कि जो एक सबसे पावरफुल विज़न और मिशन स्टेटमेंट दोनों उसको बोल लीजिए, वो है बिहार फर्स्ट एंड बिहारी फर्स्ट। ये तभी पॉसिबल है जब हम बिहार में जो त्रुटियां हैं उसको किसी तरह से अगर दूर नहीं कर सके तो कम करने का प्रयास तो करें। तो उसी प्रयास को देखते हुए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है और मैं आप लोगों के सामने ये कह रहा हूँ कि आजीवन मेरा इसमें समर्थन रहेगा एंड आई एम नॉट अ पार्टी जंपर बेसिकली। तो डिसीजन लेने में मुझे देर जरूर हुई, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा डिसीजन दुरुस्त है। बिहार का फ्यूचर अगर है किसी के हाथ में, सिक्योर, सेफ, प्रोग्रेसिव, तो वो चिराग पासवान के हाथ में है। वो सुनते हैं और सुनने के बाद 2 मिनट सोचते हैं, 1 मिनट, और फिर डिसीजन देते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो कि थोड़ी रेयर है नेताओं में। आजकल नेता पहले ही अपनी बात बोल देता है, आप कुछ बोलिए उसके पहले। सारे नेता ऐसे हैं जो कि अपनी बात से ही कन्विंस्ड हैं और वो अपनी बात से ही आपको कन्विंस करेंगे, लेकिन चिराग पासवान में ऐसा नहीं है। ही लिसन्स विद 2 ईयर्स एंड स्पीक्स विद 1 माउथ। सो दिस इज द यही मोटिवेशन है मेरा यहाँ पार्टी को ज्वाइन करने का। धरणीधर जी बहुत मजबूती से जिला के संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं और मेरे लिए ये बहुत बड़े एक तरह से स्तंभ साबित होंगे आगे चल के। और मैं खुद इस जिले के उसमें संगठन में जहाँ जहाँ हो सकेगा, जहाँ जहाँ धरणीधर भाई कहेंगे, वहाँ वहाँ मैं चल के ग्राउंड लेवल पे एकदम माइक्रो मैनेजमेंट के लिए मैं तत्पर हूँ और उत्साहपूर्वक काम करूँगा। आपने पार्टी ज्वाइन किया चिराग पासवान का जी। बिहार जिस स्थिति से गुजर रहा है, जहरीली शराब से, क्या चिराग पासवान की जब आएगी सत्ता तो क्या जहरीली शराब बंद हो जाएंगे? देखिए, चिराग पासवान और पार्टी का क्या डिसीजन होगा ये मेरे लिए इस मंच से बोलना उचित नहीं है, लेकिन अगर इकोनॉमिकली वायबल करना है, इकोनॉमिकल स्टेट को वायबल करना है, तो ये नीति बदलनी पड़ेगी। सर एक चीज़ और मेरी बात है, जैसे कि जो एक दलित अधिकारी को मार दिया गया, जिसमें नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, वो उसने स्टेटमेंट दिए थे, तो उसमें क्या दिखाना चाहते हैं बिहार वासियों को? मैं समझा नहीं आपको। जैसे कि नीतीश कुमार जी का जैसे कि एक अधिकारी थे बिहार का, हाँ, ठीक है, हाँ। दलित अधिकारी जिनको मार दिया जाता है अनंत सिंह द्वारा, अच्छा, ठीक है, आनंद सिंह नहीं, आनंद मोहन आनंद मोहन द्वारा मार दिया जाता है। तो नीतीश कुमार जी आनंद मोहन को बचाने के प्रयास हमेशा कर रहे हैं। क्या बिहार हमारा जंगल राज का पार्ट 2 बन गया है? बिल्कुल, बिहार राज का जंगल राज का पार्ट 2 बिल्कुल मतलब दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है और इसको दूर करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। और मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी क्लैरिटी इनके दिमाग में है चिराग पासवान के, उनको अपनी प्रायोरिटीज़ कि पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है, वो बिल्कुल क्लियर है। काफ़ी बात हुई है मेरी और मुझे समझ में आया है कि उनकी प्रायोरिटीज़ एकदम क्लियर हैं और गृह मंत्रालय और जो ये व्यवस्था है वो उनकी प्रायोरिटी तो है ही है, क्योंकि बिहार में वही प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी जंगल राज से छुटकारा और फिर अच्छा राज वहाँ कायम करना, बिहार की यही तो प्रायोरिटी है। सर आज आनंद मोहन जी को रिहा कर दिया गया है जी, इस पे आप क्या कहेंगे? आनंद मोहन जी का रिहा बिहार के लिए ठीक है, बिहार के लिए खराब है? क्योंकि उनको जो अभियुक्त बनाया गया था, जैसे उन्होंने कहा कि दलित अधिकारी के मतलब मर्डर के एक षड्यंत्र रचने के लिए बनाया गया था, फिर उस तरीके के आदमी को रिहा कर रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब आपका पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कैसे देखता है? ये तो मेरे ख्याल से बीइंग वकील आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग अलग क्षेत्र हैं, उनका अपना अलग अलग ताकत है। सरकार है, सरकार अपना विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर कोई भी कानून पास करवा सकती है अगर मेजोरिटी है। और नीतीश कुमार जी की सरकार ने ये डिसीजन लिया है तो उनकी मेजोरिटी है, उनके पास पावर है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। अब इसको आप मुझसे पूछे कि इसको मैं कैसे देखता हूँ। आनंद मोहन जी कानूनी रूप से जब उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस थे वो अंदर थे,
उस एलिगेशन में चेंजेस हो गए तो अब बाहर आ गए। एलिगेशन में चेंजेस का मतलब क्या, क्लियर कर दीजिए सर। क्लियर करने का मतलब ये है कि देखिए कानून में बदलाव लाया गया और कानून में बदलाव लाने के साथ उनको कानून में ऐसे बदलाव लाए गए हैं जिनसे वो जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन सर मेरी तो वो सरकार द्वारा बदलाव लाए गए हैं, वो बाहर रिहा हो गए। अब आपको फिर से कानून बनाना होगा तब वो जेल जाएंगे। एक सबसे बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार जी लाते हैं बिहार में दारू बंद, वही नीतीश कुमार जी लाते हैं कि 4-4 लाख रुपया देंगे, तो नीतीश कुमार 2 पार्ट खेल रहे हैं क्या? ये सबसे बड़ा बिल्कुल। देखिए अब नीतीश कुमार जी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ चले हैं, उनकी उम्र हो गई है। अब बिहार का भविष्य, वैसे भी बिहार मजबूर है, बिहार ने नीतीश कुमार जी को वोट देता है बिहार का आम जनता, तो सरकार तेजस्वी जी की बन जाती है और तेजस्वी जी को वोट देता है तो नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और मिला जुला के सब एक ही हैं। आप देखिए पिछले 25-30 वर्षों में या तो लालू जी का परिवार या फिर नीतीश जी, यही 2 लोग सत्ता में रहे हैं। सत्ता परिवर्तन बहुत ज़्यादा जरूरी है और हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारी ये कोशिश है कि हम आम जनता के बीच जाएं, इन चीज़ों को आम जनता तक पहुंचाएं और एक बड़ा बदलाव बिहार के लिए लेकर आएं। जो आपने क्वेश्चन किया है शराब नीति के बारे में, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने 4 लाख दे के एक प्रोत्साहन राशि प्रदान की हो, मरो 4 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह के प्रोत्साहन राशि के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ, क्योंकि जब शराब बंद हुआ, दुकानें बंद हो गई और डोर डिलीवरी चालू हो गया। इस तरह से बिहार को खोखला नहीं किया जा रहा है सर। किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग इसको पूरा प्रयत्न से ग्राउंड लेवल पे लोगों को समझाएंगे। लोग नहीं समझते हैं। लोग जो है जात पात में अल्टीमेटली बाहर आप बात करेंगे सब कुछ की, आप एजुकेशन की बात करेंगे, आप स्वास्थ्य की बात करेंगे, आप शराब नीति की बात करेंगे, आप जंगल राज की बात करेंगे, लेकिन जब वोट डालने जाएंगे तो जात पात देखेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले मुद्दों पे वोट डालना होगा। आपको शिक्षा के लिए अगर वोट देना है तो शिक्षा पे वोट दीजिए। सर, जिसका पोस्टमार्टम जिसे नहीं हुआ है उसका 4 लाख रुपए कैसे मिलेगा? जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है 4 लाख रुपया का मुआवजा के लिए 2016 से 2023 तक में मुख्यमंत्री घोषित कर दिए। जिसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है उसका कहेंगे 4 लाख रुपए मिलेगा। अब ये तो कॉम्प्लिकेशन है, अब वो देना चाहते हैं इसको और या भी नहीं देना चाहते हैं। 90% ऐसे लोग हैं जो जहरीली शराब से मरे थे लेकिन डर की वजह से पोस्टमार्टम नहीं करा पाए, और नेता लोग वहां पे गए, लोग आश्वासन दिए लोग, लेकिन वास्तविकता ये है सर कि जैसे कानूनी तरीका से आप बताइए जिन लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कानून में कि उनको मिल सके? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने शायद वो इंटरव्यू नहीं सुना था, परसों ही उनका इंटरव्यू मैंने सुना था हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब का। उसमें वो कह रहे हैं कि जिले के जो डीएम होंगे, जिलाधिकारी महोदय, वो डिसाइड करेंगे कि वो शराब से मरा है या हार्ट अटैक से मरा है। पोस्टमार्टम से कोई लेना देना नहीं है। उस डीएम साहब के अनुशंसा के ऊपर ही वो जो 4 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि है जो मिलना है वो डीएम साहब के अनुशंसा पे ही मिलेगा। अब डीएम साहब डिसाइड करेंगे कि कैसे मरा है। वैसे आपको पता है इस जिले में, इसके मतलब सर कि अगर डीएम साहब बोलते हैं जहरीली शराब से मौत हुई है, अगर डीएम साहब बोलते हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुई है तो नहीं मिलेगी। नहीं, वो डीएम साहब के अनुशंसा पे ही वो राशि मिलनी है। और दूसरी चीज़ कि आप देखेंगे पिछले तकरीबन 10-15 दिनों के अंदर पूर्वी चंपारण जिले में, मैं तो एक एडवोकेट हूँ यहाँ सिविल कोर्ट मोतिहारी में, मैं देख रहा हूँ आप लगभग 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है इस जिले में। और प्रशासन बिल्कुल मतलब की बात है, डीएम साहब क्या जो है ये करेंगे क्लियर कि ये दारू से मरा या नहीं, वो तो डॉक्टर क्लियर करेगा। नहीं, डीएम साहब के अनुशंसा पे ही वो पैसा मिलेगा। लोगों को फंसाने का काम, उलझाने का काम कर रहे हैं। मैं आप नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में यदि आपकी सरकार बनती है तो बेरोजगारी को कैसे नियंत्रित करेंगे? देखिए, बेरोजगारी जो बिहार की समस्या है उसमें हम लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा, जो कि चिराग पासवान कुछ हद तक एनालाइज कर चुके हैं। एनालाइज ये करना है कि क्या यहाँ पे स्टील प्लांट बनाएंगे या हम डिसेंट्रलाइज्ड बेसिस पे छोटे छोटे कुटीर उद्योग बनाएंगे। तो उनके दिमाग में ये क्लियर है कि हम लोगों को छोटे छोटे कुटीर उद्योग, हर पंचायत में एक कुटीर उद्योग, जो कि यहाँ की रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है हमारा, उसको बेस करके अगर हम छोटे छोटे यूनिट बनाएं तो डिसेंट्रलाइज्ड रूप से किसी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जो जहाँ है वहीं पे उसकी जीविका मिलेगी, तो बिहार आगे बढ़ेगा।
ये चिराग लघु पासवान की पार्टी आती है तो क्या बेरोजगारी खत्म होने की देखिए, दोनों चंपारण को आप जरा गौर से देखिए तो आज भी दोनों चंपारण में एक ही इंडस्ट्री है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कुमारबाग चनपटिया के पास। वो हमारी ही पार्टी के पूर्व प्रमुख आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की ही देन है। दोनों चंपारण में एक यही इंडस्ट्री है जो हमारी पार्टी के प्रमुख साहब ने उस समय दिया था। तो निश्चित रूप से मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम युवाओं के लिए और बेरोजगारी के लिए मजबूत तरीके से सरकार सत्ता में आई तो आप जंगल राज को कैसे समाप्त करेंगे? शांति व्यवस्था कैसे कायम होगी बिहार में? एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम करना सबसे ज़्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर मैं आपको वास्तविकता से रूबरू करूं, जो लोग शराब के मामले में जेल में हैं, ये मैं रोज देखता हूं FIR, शराब के मामले में जो लोग जेल में हैं वो गरीब लोग जेल में हैं। 300, 400, 500 रुपये की दिहाड़ी पे उनसे शराब बिकवाया जाता है। मरे जो लोग हैं वो भी गरीब लोग हैं, उनसे भी वही काम करवाया जाता है। आज भी ये नीतीश जी की सरकार मेन अपराधी को पकड़ने से कोसों दूर है। गरीब लोग मर रहे हैं, शिक्षा की कमी है, शिक्षा को मजबूत करना हमारा प्रमुख उद्देश्य हो गया और शिक्षा को मजबूत करने से ये समाज बदलने वाला है। व्यवस्था परिवर्तन कैसे करेंगे? 2 शब्दों में इस बात को बताएं, आपकी व्यवस्था परिवर्तन कैसे करेंगे? आम जनता के बीच जाएंगे, आम जनता को उनका वोट का पावर बताएंगे। जब तक लोग जाति से ऊपर उठकर वोट नहीं करेंगे, ये समाज बदलने के लिए हम लोग निकले हैं। तो पहले हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि हम आम आदमी को, आम लोगों तक जाके उनको जातिवाद से बाहर लेके आए। जिस प्रकार से आपने बोला कि शिक्षा को सुधारेंगे, अभी के टाइम में आप जाइए स्कूलों में तो स्कूल का हालात इस प्रकार से है कि मैडम का 7 बजे आना है तो आएंगी 8 बजे या 9 बजे, और जाना है 11 बजे तो 10 बजे तक निकल जाती है। देखिए, जो शिक्षा व्यवस्था अभी चल रही है, उस शिक्षा व्यवस्था को त्वरित रूप से सुधार देना ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। हम लोगों को एक लंबी लकीर खींचनी पड़ेगी, और लंबी लकीर के रूप में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सुभाष चंद्रा का जी नेटवर्क है, जी न्यूज़ जी किड्स है, माउंट लेटरा है, यूनिवर्सिटी है, इस तरह के प्राइवेट ऑपरेटर्स जब आएंगे तो उनको एक ही चैलेंज होगा कि फ़ी थोड़ा सा वो डाउन अगर करेंगे तो एक पैरेलल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो एस्टेब्लिश होगा। बिहार को बदलने और बिहार की व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको सरकार में आना होगा, और सरकार में आने के लिए अभी 2 गठबंधन आमने सामने लड़ रहे हैं। उसमें आपकी सहभागिता कैसी रहेगी? आप किस गठबंधन के साथ लड़ेंगे या स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे? वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी डिसाइड करेंगे कि वो किसके साथ गठबंधन हमारी पार्टी करेगी। हम लोग उनके सैनिक हैं और उनके आदेश का पालन करना हमारा पार्टी में काम है। ये हमारा पावर नहीं है डिसाइड करना कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे। सर, शिक्षा व्यवस्था में सर जिस समय जारी होता है शिक्षा इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, और सबसे नीचे बिहार का स्थान रहता है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार का स्थान सबसे नीचे 70 साल पहले था, बिहार का स्थान सबसे नीचे 70 साल बाद भी है, और बिहार में मोतिहारी का स्थान सबसे नीचे है, बिहार में भी, ठीक है ना। और जो हम लोगों का विधानसभा है वो मोतिहारी में भी सबसे नीचे है। ये अवस्था है एजुकेशन की बेसिकली। हम केसरिया विधानसभा से आते हैं, कल्याणपुर विधानसभा में दोनों स्कूलों में मैं विजिट किया हूँ, और स्कूल का हालात जो देखता हूँ कि उनको 8 बजे आना है तो 10 बजे आते हैं, अगर 2 बजे जाना है तो 1 बजे या 12 बजे निकल जाते हैं। तो इसको सुधारें कैसे चिराग पासवान की पार्टी? अभी हमें संघर्ष करने दीजिए, जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम लोग जरूर आप लोग को अवगत कराएंगे। इस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 30 तारीख को मोतिहारी में बाबा चौहरमल जयंती में आ रहे हैं। 30 तारीख को 30 अप्रैल यही 30 अप्रैल को आ रहे हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि उसमें भी आप लोग शामिल हो। एक आखिरी सवाल, अभी हमारे सारे डिजिटल मीडिया हैं सर, आपसे रहेगा, जितने भी डिजिटल मीडिया पर लगातार FIR जो किया जा रहा है उस पर आपका क्या है? आपने पढ़ा होगा एक विधेयक कानून ये लाने वाले हैं, और मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंसी जो होती है मीडिया की, उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए। अगर यूट्यूब है, डिजिटल युग है, 5G हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लोकतंत्र है, कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, हर मुद्दे को हम उठा सकते हैं, उठाना भी चाहिए। अगर कोई युवा आकर अपने आसपास के समाज में मुद्दों को उठाता है तो ये एक अच्छी बात है कि हमारा युवा जागरूक है, और लोकतंत्र में ये आपका अधिकार है। तो ये अधिकार को भी दबाने के लिए अगर कोई कानून बन रहा है तो उसकी हम निंदा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सर, डेमोक्रेसी में जुडिशियरी सर्वोच्च होती है,
अभी तमिलनाडु प्रकरण में फंसे यूट्यूबर मनीष कश्यप पर जिस प्रकार से सरकार का रवैया है, चाहे वह बिहार सरकार हो या तमिलनाडु सरकार हो, क्या आपको लगता है कि जुडिशियरी अभी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है? बिल्कुल बेहिचक आपको मैं इस प्रश्न का जवाब इस तरीके से दूंगा कि अभी सिर्फ 7 दिन का डेट मिला है उस मामले में, और हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश हैं उन्होंने नोटिस करा है तमिलनाडु गवर्नमेंट को और बिहार गवर्नमेंट को भी। उस नोटिस में ये प्रश्न पूछा गया है दोनों सरकार से कि ऐसी कौन सी गलती इस युवा ने की है जो उनके ऊपर NSA लगा है। तो धैर्य रखें, मैंने मेरी आप लोगों से पहले भी बात हुई, जल्द ही मनीष कश्यप बाहर होंगे। NSA किसी पर भी लगा देना सरकार का नियत होता है। बिल्कुल, आप सड़क पर जाके धरना प्रदर्शन करिए, पुलिस आपके ऊपर 353 लगा देगी। 353 का मतलब होता है सरकारी काम में दखलंदाजी। आप दे रहे हैं धरना, आपके ऊपर लग जाएगा 353। सेक्शन लगाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वाला कानून हो जाएगा ना, अगर आप किसी इस सरकार में तो वही हाल है ना, आप बोल नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी रहा कहाँ गई सर? इसी को तो बदलना है आप लोगों के सहयोग से। मनीष कश्यप को इसी चलते लपटा गया इस केसों में कि मनीष कश्यप बोल रहे थे। मनीष कश्यप जी के ऊपर हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय की विशेष नज़र, और मैं फिर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरी कई बार आपके मीडिया बंधुओं से बात हुई, देर आएगा दुरुस्त आएगा, मनीष कश्यप जल्दी बाहर आएगा। थैंक यू। चलिए बहुत